को देखते हैं यानी ऑब्जेक्टिव्स, फिर उस यूनिट का थोड़ा-सा एक मुख्तसर सा तारुफ देंगे। फिर हम बात करेंगे पढ़ने की वजूहात, फिर पढ़ने का अमल क्या है और हम बात करेंगे अच्छे क़ारिईन के ज़रिए इस्तेमाल की जाने वाली हिकमत अमली क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे पढ़ने की ख़ुसूसियात क्या हैं, मानी की सतह, उसको हम देखेंगे किस तरह से मानी की सतह को देखा जाता है। फिर हम बात करेंगे पढ़ने के मसाइल क्या-क्या हैं, फिर आखिरकार हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इस यूनिट के मकासद पर, यानी इस यूनिट का हम देखेंगे इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस यूनिट में हम देखेंगे पढ़ने के मुख्तलिफ अंदाज पर बहस करेंगे, बहस करें और बयान करने का जो अमल है उसको हम देखेंगे और ये भी देखते हैं कि जो मुख्तलिफ पर्पज़ होते हैं, रीडिंग के मुख्तलिफ पर्पज़ होते हैं, उसको हम देखेंगे कि फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। जब भी हम फर्स्ट लैंग्वेज रीडिंग को हम देखते हैं, सेकंड लैंग्वेज रीडिंग को देखते हैं, उसके पर्पज़ को देखते हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि रीडिंग में कौन-कौन से स्किल्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इनको एक्सप्लेन हम करेंगे। जो-जो स्किल्स रीडिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और ये भी देखते हैं कि बेहतर रीडिंग को बेहतर बनाने की हिकमत अमली को भी हम देखेंगे इस यूनिट में। जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, रीडिंग को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, उनको भी हम इस यूनिट में जानने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, मुख्तलिफ टास्क्स जो हम इस्तेमाल करते हैं रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए, इस पे भी हम इस यूनिट में बात करेंगे। तो अब इस यूनिट का हम इस यूनिट के तारुफ पे हम आ जाते हैं। इस यूनिट का हम मुख्तसर सा तारुफ देंगे और बाकी जो इस यूनिट में जो भी बाकी सब टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये जो पूरा टॉपिक है ये रीडिंग स्किल्स पे मुश्तमिल है। तो इस यूनिट में हम देखेंगे कि रीडिंग स्किल्स को किस तरह से डेवलप की जाती है। जैसे कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हम लैंग्वेज को जानते हैं या जिस भी लैंग्वेज को हम जानते हैं, लैंग्वेज को जानने के लिए हमें उसकी रीडिंग करनी चाहिए, यानी हमें आना चाहिए कि रीडिंग किस तरह से की जाती है और राइट किस तरह से की जाती है उसको, यानी उस लैंग्वेज में किस तरह से रीडिंग की जाती है, राइटिंग की जाती है, उस लैंग्वेज को किस तरह से बोला जाता है। यानी तीनों एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। जब भी हम कहते हैं कि हम किसी भी लैंग्वेज को जानते हैं, तो तीनों चीज़ें में जो महारत है वो हासिल होनी चाहिए, यानी स्पीकिंग में भी, रीडिंग में भी, राइटिंग में भी। तभी हम जाके कह सकते हैं कि हम इस लैंग्वेज के जो है हम इस लैंग्वेज को जानने वाले हैं। यानी अगर हमें ये 3 चीज़ें जो लैंग्वेज के हैं, ये 3 चीज़ों में डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये 3 चीज़ें आनी चाहिए, यानी स्पीकिंग भी, रीडिंग भी, राइटिंग भी, तभी जाकर हम कह सकते हैं कि इस लैंग्वेज में हमारी महारत है। तो रीडिंग जो है ये इसको एक प्राइमरी स्किल माना जाता है। जब भी किसी लैंग्वेज में मास्टरी की जाती है, किसी लैंग्वेज को कहा जाता है कि हम इसमें मास्टर हैं, हम इस लैंग्वेज को जानने वाले हैं, तब रीडिंग जो है ये एक प्राइमरी स्किल माना जाता है। यानी खाली हम ऐसा नहीं कह सकते कि जब कोई स्पीकर होगा किसी भी लैंग्वेज का, अगर वो उसको खाली बोल सकता है, वो उस लैंग्वेज में महारत हासिल नहीं कर सकता। बोलने के साथ-साथ लिखना भी, राइटिंग भी ज़रूरी होता है। तो रीडिंग जो है ये एक प्राइमरी स्किल माना जाता है, जब भी किसी लैंग्वेज में मास्टरी हासिल की जाती है। तो इसीलिए जो अर्ली स्टेजेस में जब लैंग्वेज को स्कूल्स में यानी प्राइमरी क्लासेस में इनको जब दिया जाता है, तो रीडिंग जो है ये एक प्राइमरी स्किल माना जाता है, यानी इस प्राइमरी स्किल को डेवलप करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है उस स्टेज में, यानी अर्ली स्टेज पे बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो रीडिंग जो है ये एक रीडिंग से हम किसी भी लैंग्वेज में कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, उससे नॉलेज हासिल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, जो हम यानी यंग लर्नर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यानी किसी भी लैंग्वेज में महारत हासिल करने के लिए उस लैंग्वेज को उस लैंग्वेज को पढ़ना सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। यानी किस तरह से उसको रीड किया जा सकता है, उसको किस तरह से राइट किया जा सकता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एज़ अ स्टूडेंट हमें इन स्किल्स को यानी रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस यूनिट में हम देखेंगे कि रीडिंग स्किल्स को किस तरह से डेवलप किया जाता है। रीडिंग स्किल्स में को डेवलप करने के लिए कौन-कौन से टास्क्स, कौन-कौन से एक्टिविटीज़ जो है
जिसकी वजह से हमारी जो रीडिंग स्किल्स है वो डेवलप हो सकती है। तो इस यूनिट में हम ये भी देखेंगे कि जो रीडिंग पर्पसेस क्या होती हैं, यानी हर किसी इंडिविजुअल की रीडिंग पर्पसेस बहुत ही मुख्तलिफ होती हैं, यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं रीडिंग पर्पस। तो वो भी हम इस यूनिट में जानने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि हम क्या पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं एज अ रीडर, किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, वो उस पर भी हम इस यूनिट में बात करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो पढ़ने की वजूहात हैं, यानी जो रीजंस है रीडिंग के, उस पर हम बात करते हैं। तो एक एक्टिविटी से हम स्टार्ट करते हैं कि जो पढ़ने की वजूहात है उसको किस तरह से समझेंगे। अगर आप एक पेपर का एक टुकड़ा लेते हैं, यानी एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं, यानी उसमें आपको एक लिस्ट लिखना है कि आपने दिन भर क्या-क्या पढ़ा, यानी किस-किस लैंग्वेज में पढ़ा और क्या-क्या पढ़ा। तो उस पेपर पे आपको ये सब चीज़ें मेंशन करनी है। विदिन 5 मिनट्स में आपको ये सब चीज़ें मेंशन करनी है कि सुबह से लेकर शाम तक आपने किस लैंग्वेज में क्या पढ़ा, आपने किस लैंग्वेज में पढ़ने की ज़रूरत है। यानी कोई भी चीज़ चाहे वो नोटिफ़िकेशन हो, चाहे बुक हो या चाहे न्यूज़पेपर हो, यानी कहाँ पर आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पर कौन-कौन सी चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ी, या जो रीडिंग बोर्ड होता है, या शॉपकीपर के पास बोर्ड लगा रहता है जहाँ पर उसमें नाम मेंशन किया हुआ होता है, वो भी कभी-कभार पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो या डायरेक्शन बोर्ड पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब आपको एक लिस्ट बनाना है कि आपने सुबह से लेकर क्या-क्या कौन-कौन सी मैंने रीडिंग एक्टिविटी की, या कहाँ-कहाँ पर आपको रीड करने की ज़रूरत पड़ी, तो उसका एक लिस्ट बनाना है, उसका एक फ़हरिस्त बनाना है। तो उसमें आपको मेंशन करना है कि किस लैंग्वेज में आपने क्या पढ़ा है। और आप ये भी देखिए, आपने उस लिस्ट में आप जब उसको देखेंगे, उस लिस्ट को आप लिखेंगे, तो उसमें आप खुद नोटिस करेंगे कि आपने उसमें उस लिस्ट में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड की और किस लैंग्वेज में आपने उन चीज़ों को किस लैंग्वेज में पढ़ा और क्यों पढ़ा, ये आपको वहाँ पर मेंशन करना है। या ये एक रेस्टोरेंट का एक मेन्यू भी हो सकता है, ये मेडिसिन बॉटल की जो लेबल है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, या जो लीफलेट्स होते हैं या जिसमें इंस्ट्रक्शन लीफलेट्स होते हैं, वो भी हो सकता है। यानी जो भी लिस्ट आप दिन भर जो जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं या जहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत होती है, तो वो सब आपको उसमें मेंशन करना है। तो आपको फिर खुद से सवाल करना है कि आपको ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? यानी जो भी आपने इस लिस्ट में मेंशन किया है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपको राइट करने की, या आपको उन सब चीज़ों को नोटिस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये सब आपको मेंशन करना है, और किस लैंग्वेज में आपने उस नोटिस को, बोर्ड को पढ़ा है, या जो कुछ भी आपने पढ़ा है, तो किस लैंग्वेज में पढ़ा है। जब आप इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं दिन भर, जो भी जिन चीज़ों के साथ आप मैंने जहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर आप खुद से सवाल कर सकते हैं कि क्या आपने वहाँ पर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जब आपने पढ़ा, या क्या आपने वर्ड्स को कीनली अंडरस्टैंड किया जब आपको रीड करने की ज़रूरत पड़ी, या प्रोनाउंसिएशन पे आपने फ़ोकस किया। ये सब चीज़ें हम जब भी हम रीड करते हैं, इन अ क्विक वे में जब हम रीड करते हैं, या कोई किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करने के लिए रीड करते हैं, तो वहाँ पर हम इन चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करते, बल्कि हम मीनिंग पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। आइडिया क्या है इसका, इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, या कोई कभी-कभार एन्जॉयमेंट हासिल करने के लिए, या आइडिया को गेन करने के लिए हम कोई भी चीज़, कहीं पर भी रीडिंग मटेरियल का इस्तेमाल वहाँ पर हम रीड करते हैं। तो अब आपके पास बहुत सारे रीज़न्स हो गए कि आपने क्या-क्या पढ़ा है। जब आप अपने इस लिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर करेंगे, तो उसकी रीज़न्स मुख्तलिफ होगी। उसने दिन भर मुख्तलिफ उसका जो लिस्ट होगा, वो मुख्तलिफ होगा आपकी लिस्ट से, और उसके लैंग्वेज भी डिफरेंट हो सकती है, या रीज़न भी डिफरेंट हो सकता है। यानी हर रीडिंग की जो रीज़न है, रीडिंग करने की जो रीज़न्स हैं, वो हर किसी इंडिविजुअल के मुख्तलिफ हो सकते हैं। यानी इसमें जो रीडर के जो रीज़न्स हो सकते हैं, वजूहात हो सकते हैं, वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। हर किसी इंडिविजुअल की अपनी-अपनी वजूहात हैं कि वो रीड क्यों कर रहा है, उसकी जो अपनी नीड्स हैं, वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो भी हम
जो भी हम रीड करते हैं या क्लासरूम में जो भी हमने लैंग्वेज सीखी है, हम उसको बाहर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। हम उसको बाहर किस तरह से यूज़ में लाते हैं, आउटसाइड क्लासरूम हम उसको किस तरह से यूज़ में लाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं जब हम डे टू डे लाइफ में हम रीडिंग करते हैं, तो क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए रीड करते हैं या क्यूरोसिटी को ख़त्म करने के लिए या अपनी जो हम हमारे अंदर जो क्यूरोसिटी होती है इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए या किसी भी टॉपिक पे कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, तो अपनी क्यूरोसिटी की वजह से हम उसको रीड करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये वजूहात हो सकती है या इसके अलावा किसी भी सवाल का जवाब ढूँढने के लिए हम पढ़ सकते हैं या किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढने के लिए हम वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पर रीडिंग पर्पस हो सकता है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन को हासिल करने के लिए या कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी टास्क हमें परफॉर्म करनी है, उस टास्क को उसकी इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के लिए हमें रीड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। या जैसे कि कोई भी अप्लायंस है, उसको वो अप्लायंस किस तरह से काम करता है। जैसे कि जब घर में एक नया अप्लायंस आता है, तो उसमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल साथ होता है। उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को हम पढ़ते हैं, तभी जाके हमें समझ में आता है कि इस अप्लायंस को किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्या-क्या प्रिकॉशंस हैं, जिसका हमें ख़्याल रखना है। तो उस इंस्ट्रक्शन को हम पढ़ते हैं, उस मैनुअल को हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी हमें इंस्ट्रक्शन हासिल करने के लिए हम किसी भी रीडिंग मटेरियल को पढ़ सकते हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल क्यों पढ़ सकता है या कोई इंडिविजुअल किसी नई रेसिपी में इंटरेस्टेड है, वो बेकिंग में इंटरेस्टेड है, तब वो उसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ता है कि किस तरह से बेकिंग करनी है, किस तरह से कुकिंग करनी है, तो वहाँ पर भी या वहाँ पर भी हम इंस्ट्रक्शन हासिल करने के लिए वहाँ पर भी रीड करते हैं। या इसके अलावा फॉर्म को अगर हमें फिल करना होगा, तो फॉर्म को फिल करने के लिए वहाँ पर भी हम सबसे पहले पूरे इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं कि किस तरह से इस फॉर्म को फिल करना है। तो ये भी एक वजूहात हो सकता है कि हम क्यों पढ़ते हैं। इसके अलावा हम अपने फ्रेंड्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहने के लिए उनको हम मैसेज करते हैं, उनको हम यानी ईमेल्स करते हैं, एसएमएस करते हैं, तो वहाँ पर भी हम टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर भी हम रीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें वहाँ से मैसेज आती है, तब हम यानी उसको पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, यानी इंटरैक्ट करते हैं, लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो उनके साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, तो वहाँ पर भी हमें रीडिंग की ज़रूरत हो सकती है। इसके अलावा जहाँ पर हमें किसी भी प्रोग्राम के बारे में जानना हो, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन हासिल करनी हो, टाइम टेबल हो, प्रोग्राम्स हो, अनाउंसमेंट्स हो, नोटिसेस हो, वहाँ पर भी हम रीडिंग करने की कोशिश करते हैं। या एडवर्टाइज़मेंट जब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़मेंट होता है, तो उसको रीड करने की कोशिश हम करते हैं ना, तो उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब जाके हमें अंडरस्टैंड होता है। तो वहाँ पर भी हमें रीडिंग की ज़रूरत हो सकती है। इसके अलावा जब भी हमें यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, डे टू डे हैपनिंग यानी डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में शहर में क्या यानी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, वहाँ पर भी हम रीडिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर भी हमें रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगज़ीन्स पढ़ते हैं या कोई भी रिपोर्ट पढ़ते हैं, तब भी वहाँ पर भी हमें रीडिंग की ज़रूरत होती है। या इसके अलावा जब भी हमें कोई नई गेम खेलनी है या हमें कोई भी जो पज़ल है, उसको हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है या कोई भी अम्यूज़मेंट के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए हमें पढ़ना पड़ता है, वहाँ पर भी हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है। या इसके अलावा एन्जॉयमेंट के लिए, एक्साइटमेंट के लिए हम शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ते हैं, हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, हम पोएम्स पढ़ते हैं, हम सॉन्ग्स जो है उसको भी लिरिक्स को भी हम पढ़ते हैं कभी-कभार एन्जॉयमेंट के लिए, तो वहाँ पर भी हमें पढ़ने की ज़रूरत हो सकती है। यानी ये सब वजूहात हैं कि पढ़ने की ज़रूरत क्या है, पढ़ने की वजूहात क्या-क्या है। यानी हर किसी इंडिविजुअल को अपनी-अपनी नीड्स हो सकती हैं, अपने-अपने पर्पसेस हो सकते हैं कि वो रीड क्यों कर रहा है, उसकी क्या-क्या नीड्स हैं, उसके क्या-क्या पर्पसेस हैं। यानी हर किसी इंडिविजुअल के अपने-अपने एक यूनिक पर्पसेस हैं। अब हम देखते हैं रीडिंग प्रोसेस यानी पढ़ने का अमल। जब हम रीडिंग की बात करते हैं,
यानी रीडिंग का मतलब क्या है, यानी कोई भी टेक्स्ट को उसको समझना, यानी जो कुछ भी उसमें दिया गया है, उस लैंग्वेज में जो कुछ भी लिखा गया है, उस स्क्रिप्ट को पढ़ना, उसको समझने की कोशिश करना और ये देखना कि जो राइटर है उसने क्या लिखा है, वो क्या इन्फॉर्मेशन रीडर को देना चाहता है, वो किस बारे में उसको अवेयर करना चाहता है, वो हम उसके लिए हम रीड करते हैं। और ये भी देखेंगे हम कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उनमें से कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो सही है और कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं जो गलत है। तो आपको एक्सप्लेन यानी आपको एनालाइज करना है कि कौन-कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन-कौन सी स्टेटमेंट्स गलत है, कि रीडिंग प्रोसेस क्या-क्या हो सकती है, यानी पढ़ने का अमल जो है, इनमें से कुछ पढ़ने के अमल जो है वो गलत है और कुछ सही है। ये हमें देखना है। सबसे पहले रीडिंग जो है, रीडिंग का मतलब है टेक्स्ट की ओर देखना और जो भी वर्ड जो लिखा गया है उसको अपने यानी अपने आप के साथ उसको दोहराना। इसको हम रीडिंग कहते हैं। यानी कुछ उसमें स्टेटमेंट सही है और कुछ गलत है। आपको खुद एनालाइज़ करना है कि इनमें से कौन-सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही है और कौन-सी गलत है। इसके बाद जो रीडिंग है, रीडिंग का मतलब है वर्ड्स को यानी एक साथ जोड़ना, जो भी पेज पे जो भी वर्ड्स हैं उनको एक साथ जोड़ना, जोड़कर उनको सेंटेंस में तब्दील करना, सेंटेंस के बाद उनको समझने की कोशिश करना। यानी हम खाली सेंटेंस में ही रीडिंग कर सकते हैं, यानी वर्ड्स में हम रीडिंग नहीं कर सकते बल्कि सेंटेंस में ही रीडिंग कर सकते हैं। इसके बाद वर्ड्स को समझना, यानी पूरे सारे जो भी टेक्स्ट में जो भी लेटर्स दिए गए हैं उन सब लेटर्स को पढ़कर उनको वर्ड्स में समझने की कोशिश करना, फिर उनको सेंटेंस में समझने की कोशिश करना, फिर पूरा उस टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करना। ये रीडिंग प्रोसेस है। यानी इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि इसमें से कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर गलत है, जो रीडिंग प्रोसेस में ये एप्लीकेबल नहीं है, और कुछ सेंटेंसेस ऐसे, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो हम कह सकते हैं कि ये रीडिंग प्रोसेस है। तो इसके अलावा जब टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को रीडिंग प्रोसेस में हेल्प करती हैं, उनको टेक्स्ट को समझने की कोशिश करती हैं, यानी पहले बच्चे को इंस्ट्रक्शन देती हैं कि किस तरह से टेक्स्ट को लाउडली किस तरह से पढ़ना है, यानी उसको किस तरह से प्रॉपर्ली प्रोनाउंस करना है, उसको किस तरह समझना है। उसके बाद उसको एक साइलेंट रीडिंग दी जाती है। ये भी एक रीडिंग प्रोसेस ही माना जाता है। इसके बाद जब भी हम कोई भी रीडिंग मटेरियल हम पढ़ते हैं, हम मीनिंग के लिए उसको पढ़ते हैं, यानी अ, हमें हर किसी लेटर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है या हर किसी वर्ड को सेंटेंस के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हम जब रीडिंग करते हैं तब हम जो जिस्ट होता है उस टेक्स्ट का, तो उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो इसके अलावा जो मदर लैंग्वेज में, यानी जो नेटिव लैंग्वेज में जो रीडिंग मटेरियल होगा और जो सेकंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज में रीडिंग मटेरियल होगा, उनमें से कोई डिफरेंस नहीं होती है, यानी इनमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलती है। तो अगर हम देखें कि एक्चुअल रीडिंग जो है, एक्चुअल रीडिंग हम किसको कहते हैं, रीडिंग प्रोसेस जो है वो हम किसको कहेंगे, रीडिंग प्रोसेस में क्या-क्या कौन-कौन से स्टेप्स हैं, किन-किन चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए, हम किसको रीडिंग प्रोसेस कह सकते हैं, हम किसको रीडिंग मटेरियल कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यही सब अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि रीडिंग स्किल्स जो है, रीडिंग स्किल्स को हम किस तरह से डेवलप करें, चाहे हम सेकंड लैंग्वेज हो, सेकंड लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं या फर्स्ट लैंग्वेज में ही उस टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं। इसमें मेजर कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे हम फर्स्ट लैंग्वेज में रीडिंग स्किल्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं या सेकंड लैंग्वेज में रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कुछ टेक्निक्स हैं जो हर किसी इंडिविजुअल को फॉलो करने चाहिए, क्योंकि ये जो रीडिंग प्रोसेसेस हैं, ये जो ये टेक्निक्स हैं, ये हर किसी लैंग्वेज पे मुश्तमिल है, यानी उस पे हर किसी लैंग्वेज पे एप्लीकेबल है। तो रीडिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले हम मीनिंग को देखते हैं, या 2 तरीके हो सकते हैं अगर हम टेक्निक को देखेंगे कि रीडिंग को किस तरह से की जाती है, 2 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग के लिए हम पढ़ते हैं, या दूसरा हम जिसको हम साइलेंट रीडिंग कहते हैं, और दूसरा हम लाउडली यानी अलाउड पढ़ते हैं, लाउड तरीके से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब जब एक स्टूडेंट जो है जब वो क्लासरूम में होता है, यानी
अर्ली स्टेज में जब स्टूडेंट क्लासरूम में होता है तब उसको यही इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि लाउडली किस तरह से पढ़ा जाए। जब वो लाउडली पढ़ता है और जो जो भी वो मिस्टेक्स यानी जो भी वो मिस्टेक्स करता है तब टीचर उसको पॉइंट आउट करते हैं कि कहाँ-कहाँ पर हम मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो ज़ोर-ज़ोर से पढ़ने की भी अपनी एक एडवांटेजेस हैं, खसूसियात है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो साइलेंट रीडिंग होती है वो कब की जाती है। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेज में बच्चे को ज़ोर-ज़ोर से पढ़ने के लिए उसको एक प्रैक्टिस की जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है कि किस तरह से लाउडली पढ़ा जाए। यानी उसकी अपनी एक एडवांटेजेस होती है। सबसे पहले ये कि टीचर उसको यानी उसको फ़ोकस कराती है कि प्रोनाउंसिएशन, वर्ड्स को किस तरह से प्रॉपर्ली प्रोनाउंस किया जाए। उसके बाद उसको एनकरेज की जाती है कि किस तरह से एक्सप्रेशंस के साथ रीड किया जाए, उसको किस तरह से इमोशंस के साथ रीड किया जाए। यानी जो रीडर्स होते हैं उसको अर्ली स्टेज पे उसको ज़ोर-ज़ोर से पढ़ने की एक एक्टिविटीज़ दी जाती हैं। यानी जो एक बिगिनिंग स्टेज होती है जहाँ पर उसको कहा जाता है कि लाउडली किस तरह से पढ़ा जाए। यानी उसकी जो जो भी वो एरर्स वो करता है रीडिंग प्रोसेस में उसको ताकि वो एरर उससे कम कर सके। तो जैसे ही वो वेल ट्रेन होता है कि किस तरह से इमोशंस के साथ टेक्स्ट को पढ़ना होता है, किस तरह से इमोशंस के साथ उसको अंडरस्टैंड करना होता है, किस तरह से कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना होता है और किस तरह से वर्ड्स को प्रॉपर्ली प्रोनाउंस करना पड़ता है। जब उसको प्रॉपर्ली ये प्रैक्टिस हो जाती है तभी जाके जो ये उसके बाद एक सेकंड स्टेज आ जाती है जिसको हम कहते हैं साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग में क्या होता है वो उसको ऑलरेडी प्रैक्टिस हुई होती है कि किस तरह से वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है, किस तरह से वर्ड्स को यानी समझने की कोशिश करना है, इमोशंस के साथ किस तरह से सेंटेंसेस को समझना है, किस तरह से इमोशंस के साथ उसको पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है। जब भी उसको ये प्रैक्टिस हो जाती है तब वो साइलेंट रीडिंग उसके बाद करने लगता है। साइलेंट रीडिंग जो है ये एक क्विक रीडिंग होती है। यानी इसमें जो रीडर होता है वो मीनिंग को समझने की कोशिश करता है। यानी जो बेसिक जो कंटेंट होता है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को वो उसको समझने की कोशिश करता है। यानी ये सेकंड स्टेज है जब वो पहली वाली स्टेज से निकल कर फिर वो सेकंड वाली स्टेज में आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे यानी कुछ ऐसे कोर्सेस भी होते हैं या ऐसे कह सकते हैं कि ये जहाँ पर रीडर को जहाँ पर हमें लाउडली पढ़ने की ज़रूरत होती है जैसे कि जो न्यूज़ बोलने वाला है वहाँ पर भी उसको लाउडली रीड करना पड़ता है या एक्टर हो एक्ट्रेस हो या न्यूज़ रीडर्स हो वहाँ पर उनको लाउडली पढ़ने की ज़रूरत होती है कोई भी टेक्स्ट हो उसको लाउडली पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो पर्पस जो होता है ज़ोर-ज़ोर से पढ़ने का जो एक बेसिक पर्पस होता है, वो खाली टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की नहीं होती, बल्कि उसको किस तरह से इन्फॉर्मेशन को किस तरह से कन्वे करना है, उसको इन्फॉर्मेशन को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है और दूसरों तक इन्फॉर्मेशन को किस तरह से पहुँचाना है, वो भी उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, यानी वो सब चीज़ें अंडरस्टैंड की जाती हैं। जब हम ज़ोर-ज़ोर से पढ़ते हैं, उसका मतलब हम टेक्स्ट की ओर देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम टेक्स्ट की ओर देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसको हम बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब साइलेंट रीडिंग की जाती है, साइलेंट रीडिंग में हमारी जो अटेंशन है, वो उस तरह से डिवाइड नहीं होती है। यानी हमारे जो अटेंशन है, वो फुली फ़ोकस्ड रहते हैं मीनिंग की ओर। लेकिन जब हम लाउड रीडिंग करते हैं, तो हमारी लाउड रीडिंग में हमारा जो अटेंशन है, वो डिवाइड होता है। वो टेक्स्ट की ओर एक अटेंशन रहता है, अंडरस्टैंडिंग की ओर दूसरा अटेंशन रहता है और बोलने की ओर यानी प्रोनाउंसिएशन किस तरह से कर रहा है बंदा, तो उसकी ओर जो है वो अटेंशन रहता है। तो इस तरह से लाउड रीडिंग में हमारा जो अटेंशन है वो स्प्लिट होता है और साइलेंट रीडिंग में इस तरह से हमारी जो अटेंशन है वो फुली फ़ोकस्ड रहता है। एक पर्टिकुलर यानी मीनिंग की ओर बिल्कुल वो फ़ोकस्ड रहता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग में और साइलेंट रीडिंग में ये भी एक यानी ये इसमें क्विक रीडिंग होती है और जब हम लाउड रीडिंग करते हैं तो हमारा जो अटेंशन जैसे ही सेपरेट हो गया अटेंशन हमारा जो डिवाइड हो गया तो उसकी वजह से हमारी जो रीडिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है और हमें उसमें कंप्रहेंशन में भी डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है। उस टेक्स्ट को किस तरह से कंप्रहेंड करना है, उसमें भी डिफ़िकल्टी आ जाती है क्योंकि हमारा जो अटेंशन है, वो सेपरेट हो जाता है और अटेंशन सेपरेट होने की वजह से हमारी जो कॉम्प्रहेंशन में प्रॉब्लम आती है और हमारी जो रीडिंग है
वो रीडिंग और कॉम्प्रहेंशन स्लो हो जाता है। तो रीडिंग हम मीनिंग के लिए भी हम करते हैं, यानी किस तरह से उस टेक्स्ट को उसको समझना है, उसके लिए भी हम रीडिंग करते हैं। नॉर्मली हम जब हम बुक को पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, रोड साइन्स को पढ़ते हैं, पोस्टर्स को पढ़ते हैं, तब हम मीनिंग के लिए भी मीनिंग के लिए हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे हम टेक्स्ट को देखते हैं या टेक्स्ट में सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस को हम समझने की कोशिश करते हैं, उनमें जो मीनिंग जो कन्वे करने की कोशिश करते हैं, उसको हम समझते हैं, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। हमें प्रोनाउंसिएशन पे, हमें वर्ड्स पे या किस तरह से हम वर्ड्स को देखते हैं, उनकी ओर फोकस नहीं रहता है। आप जो है आपकी जो मतन में है एक टास्क दी गई है, उस टास्क को 2 तरीकों में उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आप उस टास्क को आपको साइलेंट रीडिंग करना है, यानी जो डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन दी गई है। सबसे पहले आपको उस पैरा को एक साइलेंट वे में उसको पढ़ना है, यानी उसकी साइलेंट रीडिंग करनी है। फिर उसके बाद जो उसका नेक्स्ट पोर्शन दिया गया है आपके मतन में, उसको उस पार्ट को आपको लाउडली उसको रीड करना है। फिर देखना है आपको कि आपके लिए कौन-सा एक ईज़ीएस्ट वे रहा है, कौन-सा पोर्शन जो है, जो रीडिंग का कौन-सा पोर्शन है, जो आपको ईज़ी लगा, कि साइलेंट रीडिंग ईज़ी लगी आपको या लाउड रीडिंग ईज़ी लगी आपको, ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों में से कौन-सी टेक्नीक जो है वो हेल्पफुल है, यानी रीडिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल है। ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आपके मतन में ये टास्क दी गई है, आप दोनों को आप एनालाइज़ कर सकते हैं कि साइलेंट रीडिंग आपके लिए बेहतर है या लाउड रीडिंग आपके लिए बेहतर है। आप उसको डिफरेंस कर सकते हैं, उसको एनालाइज़ कर सकते हैं कि दोनों टेक्निक्स में आपको क्या लगा, आपको बेहतर कौन-सी टेक्निक लगी। और एक और एस्पेक्ट है रीडिंग की, एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है, जब भी हम मीनिंग के लिए रीड करते हैं, हमें हर कोई लेटर जो है, वर्ड्स में जितने भी लेटर्स होंगे या सेंटेंस में जितने भी वर्ड होंगे, हम उन्हें जानने की कोशिश नहीं करते हैं। यानी जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, हम एट वन गो में सेंटेंस को पढ़ते हैं, या कुछ वर्ड्स ऐसे ऐसे भी हो गए, हम इस तरह के वर्ड्स को भी एनकाउंटर कर सकते हैं कि जहाँ पर हमें उन वर्ड्स का मीनिंग पता नहीं हो सकती है, या जहाँ पर हमें पहली बार उन वर्ड्स को हमने देखा। तो ये ज़रूरी नहीं है, जो भी आपको वर्ड जो आपने पहली बार देखा है, आप उसको बार-बार डिक्शनरी उसके लिए खोलेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बल्कि जब हम मीनिंग के लिए पढ़ते हैं, तब हम कॉन्टेक्स्ट के मदद से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इस सेंटेंस में जो ये डिफ़िकल्ट वर्ड है, उसका मीनिंग क्या हो सकता है, यानी उसको गेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे जब आप कुछ इस तरह से अगर आपके यानी आप एक मटेरियल पढ़ रहे हैं, आप रीडिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं, उनमें से कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जहाँ पर वर्ड्स दे गए हैं, लेकिन उन वर्ड्स में अरेंजमेंट नहीं है। वो वर्ड्स जो है एक प्रॉपर सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर नहीं रखता है। जब आप उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तब आपकी जो प्रोसेसिंग है और उन वर्ड्स को पढ़ने की जो मेंटल प्रोसेसिंग है, वो स्लोली डाउन हो जाएगी। क्योंकि जब आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, उनकी जो अरेंजमेंट है, वो प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होगी, तो आपकी जो प्रोसेसिंग है, वो स्लो हो जाएगी। आप उसको फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से अगर आपको एक नेक्स्ट और दूसरा सेंटेंस दिया जाएगा, दूसरे सेंटेंस में कुछ जो लेटर्स हैं, वर्ड्स में कुछ लेटर्स हैं वो मिसिंग है, यानी उनमें से जैसे कि अ मैन इज वॉकिंग नियर द फॉरेस्ट, उनमें से कुछ लेटर्स हैं वो मिसिंग है। लेकिन जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, आप उसको क्विकली पढ़ सकते हैं, अगरचे इनमें से लेटर्स मिसिंग है, लेकिन जो वर्ड स्ट्रक्चर है वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड है, उसका जो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है, तब आपका जो ब्रेन है वो उसको ईज़िली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, अगरचे उसमें लेटर्स भी मिसिंग है। लेकिन जब तक ना वर्ड्स में अरेंजमेंट होगी, तब तक हम यानी रीडिंग जो है वो क्विक रीडिंग नहीं हो सकती है। यानी जब भी लेटर्स, यानी जब हम किसी भी रीडिंग टेक्स्ट को, रीडिंग मटेरियल को पढ़ते हैं, अगर उसमें से लेटर्स मिसिंग होंगे, तो उन लेटर्स को हमारा जो ब्रेन है, उन लेटर्स को, उन ब्लैंक स्पेस को फिल करने की कोशिश करता है और उन वर्ड्स को समझने की कोशिश करता है।
इसी तरह से जब भी हम मुश्किल अल्फाज देखते हैं सेंटेंस में, यानी जिनका मीनिंग हमें पता नहीं होती है, पहली बार हमने उन वर्ड्स को हमने देखा, तो इसी तरह से हमारा ब्रेन क्या करता है कि जो कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग समझने की कोशिश करता है, यानी जो भी कॉन्टेक्स्ट में जो भी मीनिंग होगा, यानी उसका जिस्ट समझने की कोशिश करता है और गैस करने की कोशिश करता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। यानी इस तरह से हमारा जो ब्रेन है वो गैस करने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं कि जो रीडिंग है ये एक एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, यानी जो यहाँ पर सबसे पहले सेंडर होता है जो एनकोड करता है, जो राइटर या स्पीकर, ये राइटर भी हो सकता है, स्पीकर भी हो सकता है, यानी सेंडर जो है ये मैसेज भेजता है, उसके जहन में एक मैसेज होती है जो सबसे पहले उसको एनकोड करता है। एनकोड या तो वो रिटन में करता है या तो स्पोकन फॉर्म में उसको एनकोड करने की कोशिश करता है। जैसे ही उसने एनकोड किया, उसने इस इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक पहुँचाया, रिसीवर सबसे पहले उसको डिकोड करता है, फिर उसके बाद उस मैसेज को रिसीव करता है, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में या ऑरल फॉर्म में, यानी या तो वो उस टेक्स्ट को पढ़ता है या तो उसको सुनता है, अगर वो ऑडिबल फॉर्म में है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एनकोडर जो है, यहाँ पर हमने एक जनरल टर्म इस्तेमाल की, एनकोडर। एनकोडर के पास हमेशा यानी मैसेज होती है, उसके ब्रेन में मैसेज होगी, आइडिया हो सकता है, कोई फैक्ट हो सकता है, फीलिंग हो सकती है, जो वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, जो यानी सेंडर को पहुंचाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर सेंडर क्या करता है, यानी जो सेंडर होगा वो उसको एनकोड करने की कोशिश करेगा, या तो वो उस टेक्स्ट को रिटन फॉर्म में या तो स्पोकन फॉर्म में उसको पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही वो उसने एनकोड की रिटन फॉर्म में या स्पोकन फॉर्म में, यानी जिस फॉर्म में वो चाहेगा कि रिसीवर इस इंफॉर्मेशन रिसीवर तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाए, या इस टेक्स्ट को या कोई भी जो भी उसके पास आइडिया है उसको पहुंचाए, तो उसको जैसे ही उस टेक्स्ट को रिसीवर तक पहुंचाता है, रिसीवर उसको डिकोड करने की कोशिश करता है, फिर उसको रिसीव करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसको डिकोड करेगा, उसको रिसीव करता है। यानी इस तरह से कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है। लेकिन कम्युनिकेशन प्रोसेस हमेशा इस तरह से यानी क्लियर वे में हम नहीं कह सकते हमेशा क्लियर वे में होती है, बल्कि इसमें बहुत सारे ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, यानी में डिफ़िकल्टीज़ होगी जो रिसीवर या सेंडर के दरमियान, उनके बीच में इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिलती है। कभी-कभार सेंडर जो है वो जो मैसेज पहुँचाने की कोशिश करता है, वो रिसीवर तक नहीं पहुँचती है, क्योंकि इसमें कुछ शेयर्ड असम्पशन्स नहीं होते हैं, या जिस तरीके से सेंडर मैसेज को एनकोड करने की कोशिश करता है, तो वो जो आइडिया है, फीलिंग है, थॉट है, जो वो एनकोड करने की कोशिश करता है। कभी-कभार उसके जो वर्ड्स हैं, उनमें यानी वो वर्ड्स प्रॉपर नहीं होते हैं, या प्रॉपर तरीके से उसने वो एनकोड नहीं करता है, जो जिसकी वजह से डिकोडर में प्रॉब्लम होती है या रिसीवर को प्रॉब्लम होती है उस मैसेज को डिकोड करने की। या जो एनकोडर जो होता है उसमें वो प्रॉपर वर्ड्स, प्रॉपर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं करता है, या अपने जो फीलिंग है, आइडियाज़ हैं, उसको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं करता है, जिसकी वजह से डिकोडर को डिकोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है, रिसीवर को डिकोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरह से राइटर हो या स्पीकर हो, उसको भी डिफ़िकल्टी आती है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को या किसी भी आइडिया को रिसीवर तक या रीडर तक किस तरह से पहुँचाए। तो इस तरीके के बैरियर्स देखने को मिलते हैं। इसमें जो बेसिक बात ये है कि जितनी कहा जाता है कितनी जितनी भी शेयर्ड असम्पशन्स होगी, राइटर और रीडर के दरमियान जितनी भी शेयर्ड असम्पशन्स होगी, उतनी ही डिफ़िकल्टीज़ कम देखने को मिलती है, यानी समझने की डिफ़िकल्टीज़ कम देखने को मिलती है। जितनी ज़्यादा शेयर्ड असम्पशन होगी, उतना ही जो भी राइटर के पास जितने भी आइडियाज़ होंगे, वो ईज़िली रीडर तक उसको कम्युनिकेट कर सकता है। अगर शेयर्ड असम्पशन बहुत ही, उसका जो एरिया है बहुत कम है, बहुत ही नैरो है, तो राइटर जो है वो अपनी मैसेज को रीडर तक नहीं पहुँचा सकता है।
तो जब भी राइटर कोई भी किसी भी टॉपिक पे जो भी इंफॉर्मेशन वो देना चाहता है, किसी भी टॉपिक पे लिख रहा है, उसको रीडर को देखना है कि उसके जो रीडर्स हैं वो कौन होंगे, या वो क्या उनके उनका एटीट्यूड क्या हो सकता है, उनके बिलीफ सिस्टम को देखना है, उनके वैल्यूज़ को देखना है। यानी उनको जो असम्पशन्स है उनको पहले चेक करना है कि जो हमारे जो कॉमन असम्पशन्स होंगे वो क्या हो सकते हैं। तो जितने भी ज़्यादा शेयर्ड असम्पशन्स जो है अगर उसका एरिया लार्जर है तो उतनी ही जो कम्युनिकेशन है वो ईजिली फ्लो हो सकती है। तो इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रैटेजीज, यानी जो अच्छे कारीन के ज़रिए इस्तेमाल की जाने वाली हिकमत अमली, जो स्ट्रैटेजीज गुड रीडर्स इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हो सकती है। गुड रीडर जो है वो टेक्स्ट के ज़रिए इंटरेक्ट करते हैं, यानी टेक्स्ट से ही वो इंटरेक्ट होते हैं। वो अपनी उनके पास बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है, उनके पास एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है, जो वो नई इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी उनके पास एक स्कीमा होता है, यानी स्कीमा यानी एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, उसके पास प्रायर एक्सपीरियंसेस होता है। तो उस प्रायर एक्सपीरियंस को जब उसके पास होता है तभी वो जाके नई इन्फॉर्मेशन हासिल करता है, तभी वो जाके वो वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, नए नए आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। तो स्कीमा क्या होता है, उसको स्कीमा यानी एक्सपीरियंसेस हो गए, एग्जिस्टिंग मीनिंग होगा, वोकैबुलरी होती है उसके पास। तो उनके ज़रिए वो न्यू आइडियाज़ को समझने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रीडर्स प्रायर एक्सपीरियंस लाइफ का भी हो सकता है, लैंग्वेज का भी हो सकता है, लिटरेचर के साथ भी हो सकता है, या इसका प्रायर एक्सपीरियंस जो है वो मीनिंग के साथ भी हो सकता है, रीडर के साथ भी, वो रीडर्स के साथ भी हो सकता है। वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट करता है, रिलेशन किस तरह से डेवलप करता है टेक्स्ट में, वो टेक्स्ट को किस तरह से समझने की कोशिश करता है। जब भी उसके पास वोकैबुलरी एग्जिस्टिंग वोकैबुलरी होती है, आइडियाज़ होते हैं, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर होता है, या उस टेक्स्ट को ऑलरेडी जब भी उसने टेक्स्ट पढ़े हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होगी, वो सब चीज़ें उसके जहन में होती हैं, तभी जाके वो नई नई इन्फॉर्मेशन को हासिल करने की कोशिश करता है, तभी जाके वो न्यू इन्फॉर्मेशन जो है उसको समझने की कोशिश करता है, उसके स्टाइल को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, उन आइडियाज़ को समझने की कोशिश करता है। तो जैसे ही वो नई नई इन्फॉर्मेशन हासिल करता है, उसकी जो स्कीमा है, उसका जो मेंटल स्कीमा है, तो वो डेवलप होते जाते हैं। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी, हमारा जो मेंटल स्कीमेटा है तो वो डेवलप हो जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पर लेंगे, एक यानी किस तरह से हम रीडिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि केशव वाज ऑन हिज वे टू स्कूल लास्ट वेडनेसडे। तो यहाँ पर जैसे ही हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तब केशव कौन है, यानी उससे हमें पता चलता है एक प्रायर एज हम प्रिसपोज करते हैं, हम यानी उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये केशव जो है ये स्टूडेंट हो सकता है। जब कहा जाता है केशव वाज ऑन हिज वे टू स्कूल लास्ट वेडनेसडे, तो जैसे ही हम इसका नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, ही वाज रियली वरीड अबाउट द इंग्लिश क्लास। तो यहाँ पर हमें अंडरस्टैंड होता है कि हाँ, ये स्टूडेंट है जो इंग्लिश क्लास के बारे में वरीड है। तब हम इसके बाद जब हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमारा जो एजम्पशन है वो चेंज हो जाएगा, हमारे जो इन्फ्रेंस है वो चेंज हो जाएगा। लास्ट वीक ही हैड बीन अनेबल टू कंट्रोल द क्लास। तो यहाँ पर पता चलती है कि ये स्टूडेंट नहीं हो सकता, यहाँ पर ये तो एक टीचर है या कोई और है। तब जाके अगर हम इसके बाद वाला सेंटेंस हम पढ़ते हैं, इट वॉज अनफेयर ऑफ एन इंग्लिश टीचर टू लीव हिम इन चार्ज ऑफ द क्लास। तो जैसे ही हम जो भी हमने इन्फ्रेंस इससे पहले हमने बनाई थी, अब जाके और चेंज होने लगी कि ये तो एक क्लास का एक मॉनिटर हो सकता है, जिसे टीचर ने एक जिम्मेदारी दी है कि क्लास को किस तरह से कंट्रोल करना है। तो इस तरह से जब हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं, जब भी हम कोई नई इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, इस तरह से हमारी जो इन्फ्रेंस है वो चेंज होने लगती है, और हमारा जो स्कीमेटा है वो हमारा चेंज होने लगता है, और हमारा जो स्कीमेटा की मदद से हम कोई भी नई आइडिया को समझने की कोशिश करते हैं। या अगर हम लास्ट सेंटेंसेस को हम फिर से फर्दर पढ़ेंगे, आफ्टर ऑल इट वाज नॉट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटर्स ड्यूटी। तब जाके हमें समझ में आता है कि केशव जो है वो कौन था। जब हम लास्ट तक उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब जाके हमें रियलाइज होता है कि केशव जो है ये स्टूडेंट भी नहीं था, टीचर भी नहीं था। तो तब जाके ये कौन है, ये किस तरह से क्लास के बारे में वरीड था। तो इस तरह से हमारा जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो चेंज होने लगती है जैसे भी हम
यानी आगे-आगे हमारी जो आइडियाज़ इसके बारे में डेवलप हो जाते हैं। अब हम देखेंगे जो पढ़ने की ख़ुसूसियात हैं, क्या-क्या ख़ुसूसियात हैं पढ़ने की, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पढ़ना जो है वह मकसद है यानी पर्पसफुल है। यानी हर किसी के पास रीज़न होता है पढ़ने का, यानी कोई इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए पढ़ता है, कोई इंडिविजुअल प्लेज़र के लिए पढ़ता है, एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ता है। यानी हर किसी इंडिविजुअल के पास अपना एक पर्पस है, वो क्यों पढ़ रहा है। कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए पढ़ सकता है, कोई एन्जॉयमेंट के लिए, प्लेज़र के लिए पढ़ सकता है। अगर हम फ्लाइट में हैं, हम टाइम पास करना चाहते हैं, तो वहाँ पर नॉवल को पढ़ते हैं, मैगज़ीन को पढ़ते हैं, तब एक रीडर का एक अलग ही पर्पस होता है। इसी तरह से जो पढ़ना है वो इंतखाबी है, यानी वो सिलेक्टिव है। हर किसी इंडिविजुअल यानी हर किसी टेक्स्ट में इंटरेस्टेड नहीं हो सकता है। यानी इंडिविजुअल को अपना एक अपनी एक यानी एक चॉइस होती है, वो सिलेक्टिव बहुत होता है कि वो किस रीडिंग पीस को पढ़ना चाहता है। उसमें उसका किसमें इंटरेस्ट है, यानी इंटरेस्ट देखना है, उसका जो सिलेक्टिविटी देखनी है, वो भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो वैरी हो जाती है। या जब भी हम कोई भी रीडिंग पीस पढ़ते हैं, तब जाके हम पूरे टेक्स्ट को हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि जो हम मेन जिस्ट होता है या मेन आइडिया होता है, उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और बाकी जो है वो हम हमारा जो अटेंशन है वहाँ की ओर जाता भी नहीं है। तो इसी तरह से हमारी जो रीडिंग है वो सिलेक्टिव हो सकती है। इसके बाद पढ़ने की रफ्तार मुख्तलिफ होती है, यानी पढ़ने की जो स्पीड है हर किसी इंडिविजुअल में वैरी होती है। कुछ टेक्स्ट कुछ इंडिविजुअल्स के लिए बहुत ही ईज़ी होती है और कुछ टेक्स्ट कुछ इंडिविजुअल के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं। यानी उसके कह सकते हैं कि स्कीमेटा पे भी डिपेंड है कि उसकी प्रायर नॉलेज इस टॉपिक के रिलेटेड क्या है, उस पे भी डिपेंड हो सकते हैं। उसका जो इंटरेस्ट है वो किसकी ओर ज़्यादा है। कुछ इंडिविजुअल वो पॉलिटिकल टेक्स्ट ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ नॉवल में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ ड्रामाज़ में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये हर किसी इंडिविजुअल का टेस्ट डिफरेंट होता है, जिसकी बेसिस पे स्पीड जो है, रीडिंग स्पीड वो वैरी हो जाती है। इसके बाद जो रीडिंग जो है वो साइलेंट है, यानी पढ़ना खामोश है। यानी साइलेंटली हमने इससे पहले भी डिस्कस किया। हम साइलेंट रीडिंग भी करते हैं, हम लाउड रीडिंग भी करते हैं। लाउड रीडिंग हम कहाँ पर करते हैं, तो इंडिविजुअल को पहले ही प्रैक्टिस दी जाती है, बिगिनिंग क्लासेस में उसको प्रैक्टिस दी जाती है कि किस तरह से लाउड रीडिंग करनी पड़ती है। उसके बाद वो साइलेंट रीडिंग करने की कोशिश करता है, यानी उसको ऑलरेडी प्रैक्टिस हुई होती है, तो उसके बाद साइलेंट रीडिंग करने की कोशिश करता है, क्योंकि उससे उसका जो अटेंशन है वो डिवाइड नहीं होता है और साइलेंट रीडिंग जो है हमेशा वो फास्ट रीडिंग रहती है एज़ कम्पेयर टू लाउड रीडिंग। और कई जगहों पर हम लाउड रीडिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हमें मेरे न्यूज़पेपर पढ़ना हो या एक्टर्स को वहाँ पर भी हमें लाउड रीडिंग करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो रीडिंग है ये टेक्स्ट बेस्ड ही होती है, यानी टेक्स्ट बेस्ड यानी मेयर डिकोडिंग जो है इसमें नहीं की जा सकती है। कुछ सेंटेंसेस को हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, हमें कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करनी पड़ती है, यानी टेक्स्ट बेस्ड होता है। कौन से वर्ड किस टेक्स्ट में ही ये फिट हो सकते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में ही फिट हो सकते हैं। इसके बाद जो रीडिंग है इससे हमारी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो हमारी डेवलप हो जाती है। इससे हम हमारी जो प्रिडिक्शन है, इन्फ्रेंस है, वो डेवलप हो जाती है। हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं, हम इन्फ्रेंस कर पाते हैं कि इस रीडिंग में आगे इसमें क्या हो सकता है, उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे जाके ये किसके बारे में राइटर जो है वो किसके बारे में कहने वाला है या क्या कहने वाला है, किस बारे में ये इंफॉर्मेशन देना चाहता है। तो इस तरह से जो हमारी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद जो रीडिंग है इसमें हम चंकिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन को हम चंक्स में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यानी यानी हम जब भी हम किसी भी रीडिंग मटेरियल को पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम मेरे फॉरवर्ड भी जाते हैं, हम बैकवर्ड भी जाते हैं, सेंटेंस के आगे वाले सेंटेंस को देखते हैं या पीछे वाले कभी-कभार ज़रूरत पड़ती है, तो पीछे की ओर भी हम यानी लास्ट वाले सेंटेंस को भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हमारे जो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे ज़हन में रहे, तभी जाके हम उस टेक्स्ट को पढ़ते हैं। तभी जाके हम रीडिंग मटेरियल को समझने की कोशिश करते हैं। उससे हमारे जो कॉम्प्रिहेंशन है वो डेवलप होता है। इसके बाद हम देखेंगे माने की सत्ता यानी लेवल्स ऑफ मीनिंग जो है वो क्या है। सबसे पहले लिटरल लेवल, दूसरा है इंटरप्रिटेटिव लेवल और तीसरा है क्रिटिकल लेवल। लिटरल लेवल जो है ये एक यानी यानी हम वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करते हैं या
जो बेसिक मीनिंग रहता है टेक्स्ट का, उसको समझने की कोशिश करें, उसको हम लिटरल मीनिंग कहते हैं। इसके बाद इंटरप्रिटेटिव मीनिंग, यानी जब राइटर डायरेक्टली रीडर को ये नहीं कहता है कि, या रीडर को डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाता, बल्कि इन बिटवीन लाइंस कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई होती है जो हमें समझने की कोशिश करनी पड़ती है, उसको हम इंटरप्रिटेटिव मीनिंग कहते हैं, जहाँ पर हम जोग्राफिकल एरिया के बारे में समझते हैं, रिलेशनशिप समझने की कोशिश करते हैं, फीलिंग को समझने की कोशिश करते हैं, फैमिलियल रिलेशनशिप समझने की कोशिश करते हैं, तब जाके राइटर जो है वो डायरेक्टली इन सब चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं करता है, उनको हम इंटरप्रिटेटिव मीनिंग कहते हैं। इसके बाद क्रिटिकल मीनिंग, यानी जब जजमेंट के लिए यानी इस तरह की यानी जहाँ पर हमें टेक्स्ट के बारे में जजमेंट देनी होगी, तब वहाँ पर जाके हम क्रिटिकल वे में उस टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यानी वहाँ पर हम देखते हैं कि राइटर ने किस तरह से इसको किस तरह से टेक्स्ट को कंक्लूड किया है, क्या इसमें वैलिडिटी है, इसको हम देखते हैं कि एक्यूरेसी है इसमें, फैक्ट्स की कितनी एक्यूरेसी है, इसको हम जज करने की कोशिश करते हैं, उसको हम क्रिटिकल लेवल कहते हैं। जब यानी ये हर कोई इंडिविजुअल यानी क्रिटिकल वे में टेक्स्ट को समझता नहीं है, और यानी क्रिटिकल एनालिसिस फिर जाके देता है, या कुछ रीडर्स ऐसे होते हैं फिर जाके उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस देते हैं, उसको जजमेंट देते हैं कि जो रीडर ने किस तरह से एक्यूरेसी इसकी, यानी टेक्स्ट के ज़रिए क्या-क्या इंफॉर्मेशन दी है, उसमें किस तरह से एक्यूरेसी दिखाई है, उसमें उसमें कितनी वैलिडिटी है। तो एक राइटर जो है जो एक रीडर है उसको समझने की कोशिश करता है, इस तरह से टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। उसके बाद एक क्रिएटिव लेवल होती है। क्रिएटिव लेवल में यहाँ पर जो नए आइडियाज़ इस रीडिंग के ज़रिए जनरेट करता है, नए थॉट्स, नए इनसाइट्स इसके डेवलप होते हैं जब ये इस टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करता है। इसके बाद हम देखते हैं पढ़ने के मसाइल जो है, जो रीडिंग में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले मिसक्यूज़ या डिकोडिंग एरर्स में प्रॉब्लम आती है, जब भी जब एक स्टूडेंट टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करता है, जब वो लाउडली टेक्स्ट को पढ़ता है, तब टीचर उसको पॉइंट आउट करती है कि ये बच्चा कहाँ पर मिस्टेक करता है। जैसे कि ही सैट ऑन द सोफा आफ्टर सपर, ये सेंटेंस लिखा गया है, लेकिन बच्चा जो है इसने ये पढ़ा ही सैट ऑन द बेड आफ्टर सपर, तो सोफा को उसने बेड के साथ रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर जो ये मिसक्यूज़ हैं, मिसक्यूज़ से ही पता चलती है कि रीडिंग में कहाँ पर प्रॉब्लम है, किस लेवल पे प्रॉब्लम है, या कभी कभार फोनेटिक लेवल पे भी प्रॉब्लम होती है, जहाँ पर बच्चे को एक तरीके से उसको प्रोनाउंस करना है, उसने दूसरे फनीम के साथ उसको प्रोनाउंस किया, उसने उसको रिप्लेस कर दिया। इस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ इंडिविजुअल्स फेस करते हैं, लर्नर्स इस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं। या फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स होते हैं, जैसे कि सब वोकलाइजेशन करते हैं, फिंगर पॉइंटिंग बच्चे ज़्यादा करते हैं, फिर वो कंटिन्यूअसली बड़े तक वो फिंगर पॉइंटिंग करता है, वो पॉइंट आउट करता है जो भी वो टेक्स्ट पढ़ता है वहाँ तक पॉइंट आउट करता है, लेकिन ये भी एक फॉल्टी हैबिट है। इसके बाद रिग्रेशन यानी वो आई मूवमेंट जो है, उसकी जो आई मूवमेंट वो स्लो होती है, वो बार-बार टेक्स्ट को लास्ट वाले वर्ड्स को फिर से देखता है, फिर से समझने की कोशिश करता है, या फिर से रीड आउट उसको करने की कोशिश करता है। तो ये सब जो है ये फॉल्टी हैबिट्स माने जाते हैं। तो इस यूनिट में हमने देखा कि रीडिंग को हमें किस तरह से डेवलप करना है, रीडिंग में कौन-कौन से मसाइल हैं, किस तरह से कम्युनिकेशन में रीडर और राइटर के दरमियान में कम्युनिकेशन में कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरह से एनकोडिंग और डिकोडिंग में कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, कौन-कौन से लेवल्स हैं रीडिंग के, कहाँ-कहाँ पर हमें किस तरह से हमें रीडिंग को डेवलप करना है, क्या-क्या रीडिंग प्रोसेसेस हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, वोकैबुलरी डेवलपमेंट में। इस यूनिट में हम देखेंगे सबसे पहले इस यूनिट में हम इस यूनिट का मकासद देखेंगे, फिर इस यूनिट का थोड़ा-सा मुख्तसर सा तारुफ देंगे। फिर हम बात करेंगे कि फ़ाल और गैर फ़ाल अल्फ़ाज़ क्या हैं, मवाद के अल्फ़ाज़ और फ़ंक्शनल अल्फ़ाज़ क्या हैं, अंग्रेज़ी अल्फ़ाज़ सीखने में कुछ मुश्किलात, उस पे भी हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे वर्ड बिल्डिंग किस तरह से की जाती है, एफिक्सेशन या कंपाउंडिंग जिसको हम लकाब और मरकब कहते हैं, उसको किस तरह से किया जाता है, डिक्शनरी और थॉरस का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। फिर आखिरकार हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे।
तो सबसे पहले हम इस यूनिट का मकासद जो है वो ये है कि सबसे पहले हम इस यूनिट में एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कंटेंट और फंक्शनल वर्ड्स क्या होते हैं, और होमोनियम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस, वो भी हम देखेंगे इस यूनिट में। और ये भी देखेंगे प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, इनमें क्या डिफरेंसेस क्या है, इनमें डिक्शनरी और सोर्स का किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये भी हम इस यूनिट में जानने की कोशिश करेंगे। इस यूनिट में हम देखेंगे कि जो एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी जो है, यानी कुछ वर्ड्स जो हैं वो हमारे पास एक्टिव, कुछ वर्ड्स एक्टिव होते हैं और कुछ पैसिव होते हैं, वो हम देखेंगे इस यूनिट में किसको हम एक्टिव वर्ड्स कहते हैं या एक्टिव वोकैबुलरी कहते हैं और किसको हम पैसिव वोकैबुलरी कहते हैं। जैसे अगर आप यानी गौर करेंगे कि जैसे आप वर्ड्स को सुनते हैं, पहली बार वर्ड्स को सुनते हैं, क्या आप उसको इमीडिएटली उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं? या जैसे आपने वर्ड्स को डिक्शनरी में या नए वर्ड को देखा या मैगज़ीन में किसी नए वर्ड को देखा, उस वर्ड का मीनिंग जैसे आपने उसको यानी उसको समझा, उसको देखा, उसको फाइंड आउट किया कि इसका क्या मीनिंग है, तो उसको क्या आप उसको इमीडिएटली अप्लाई करते हैं? जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे हमारे ज़हन में होते हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में हम उनको इस्तेमाल करते हैं, उनको यूज़ में लाते हैं, उनको हम एक्टिव वोकैबुलरी कहते हैं। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें उनका मीनिंग पता होती है, लेकिन हम उनको डे टू डे लाइफ में उनका इस्तेमाल नहीं करते। हम बहुत कम उनका इस्तेमाल करते हैं या हम उनका इस्तेमाल करते ही नहीं हैं या किसी कुछ ख़ास कंटेंट में हम उन वर्ड्स को हम देखते हैं। उनको हम पैसिव वोकैबुलरी कहते हैं। तो पैसिव वोकैबुलरी वो होती है जो हम जिनको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि उनका मीनिंग जो है हमारे ज़हन में कहीं न कहीं उनका मीनिंग हमें पता होती है। लेकिन एक्टिव वोकैबुलरी उनको हम कहते हैं जो हम फंक्शनल यूज़ में उनको हम लाते हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में उनका हम इस्तेमाल करते हैं। उनको हम एक्टिव वोकैबुलरी कहते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास जो कंटेंट वर्ड्स हैं, मवाद के अल्फाज और फंक्शनल अल्फाज। कंटेंट वर्ड्स और फंक्शनल वर्ड्स हम इनको कहते हैं। कंटेंट वर्ड्स जो है वो यूजुअली वो एडजेक्टिव्स होते हैं, वो नाउन्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, उनको हम कंटेंट वर्ड कहते हैं। और कंटेंट वर्ड जो है वो हमेशा दिन ब दिन उनकी जो तादाद है वो बढ़ती जाती है। यानी अगर हम आज से 10 साल पहले अगर हम देखेंगे डिक्शनरीज़ में या कोई भी ओल्ड डिक्शनरी लेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे कि उससे उसकी जो कंटेंट वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो अभी हम यूज़ नहीं करते हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अभी हम यूज़ करते हैं उस ज़माने में यूज़ नहीं होते। तो कंटेंट वर्ड की ही तादाद जो है वो बढ़ती जाती है। लेकिन जो फंक्शनल वर्ड्स हैं वो जो पहले थे, जितने फंक्शनल वर्ड्स पहले थे, अभी भी उतने ही फंक्शनल वर्ड्स हैं। उनकी जो इम्प्रूवमेंट है वो खास देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। आई सॉ अ ब्यूटीफुल बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ गुलमोहर ट्री। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो हैं ये कंटेंट है और उसमें कुछ वर्ड्स हैं वो फंक्शनल वर्ड्स हैं। जैसे आई, ये है प्रोनाउन है, ये फंक्शनल वर्ड है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन-कौन सा कंटेंट वर्ड है जो जिनकी जो हम कह सकते हैं कि जो मेन मीनिंग रहता है सेंटेंस में, यानी जो मेन मीनिंग कैरी करते हैं सेंटेंस में, उनको हम कंटेंट वर्ड कहते हैं। उनकी जो तादाद है वो हमेशा बढ़ती रहती है। उनकी वो एक ओपन लिस्ट रहता है, यानी उनकी जो तादाद है हमेशा बढ़ती रहती है। जैसे कि सॉ है, ब्यूटीफुल है, बर्ड है, सिटिंग है, ब्रांच है, गुलमोहर है, गुलमोहर है, ट्री है, ये सब जो है एक कंटेंट वर्ड है। इसके अलावा जो है आई, ऑन, ऑफ, ये सब जो है ये फंक्शनल वर्ड है। इनकी तादाद जो है बहुत ही लिमिटेड रहती है। उनमें हम खास इम्प्रूवमेंट नहीं देखते हैं। ये हमेशा इनको हम कह सकते हैं क्लोज्ड वर्ड है। इनकी जो इम्प्रूवमेंट हम नहीं देख सकते या इनकी जो तादाद है वो बहुत ही कम होती है। इनमें हम नहीं देख सकते कि इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जाती है। बल्कि खाली जो कंटेंट वर्ड है उनकी तादाद बढ़ती है और मेन मीनिंग जो है वो कंटेंट वर्ड ही कैरी करते हैं सेंटेंस में। इस तरह से परी में माई 5-year-old granddaughter wants to wear blue jeans all the time. She cries loudly whenever her parents ask her to put on a frock, however beautiful. तो यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स जो हैं वो कंटेंट है और कुछ फंक्शनल वर्ड्स है। और फंक्शनल वर्ड्स जो है वो ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं और कंटेंट वर्ड जो है जो मेन मीनिंग कैरी करता है सेंटेंस के अंदर। वो नाउन हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं या वर्ब्स हो सकते हैं। इसके अलावा अंग्रेज़ी अल्फाज सीखने में कुछ मुश्किलात यानी कौन-कौन सी मुश्किलात अंग्रेज़ी अल्फाज को सीखने में हैं। सबसे पहले एक अल्फाज की कई माने यानी जो होमोफोन्स हैं, हम देख सकते हैं कि कुछ वर्ड्स हैं
वो होमोफोन्स हो सकते हैं, यानी एक वर्ड है उसमें बहुत सारे मीनिंग उनमें होता है, यानी वन वर्ड मैनी मीनिंग, उनको हम होमोफोन्स कहते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरीके के वर्ड्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे जिनमें उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम हो सकती है, मीनिंग डिफरेंट हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन और उसकी जो राइटिंग है वो सेम हो सकती है, यानी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है लेकिन उसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, उनको हम होमोफोन्स कहते हैं। होमो मीन्स सेम और नियम्स जो है, होमोनियम्स जो है तो उनको हम कह सकते हैं जो सेम मीनिंग कैरी जो मीनिंग डिफरेंट कैरी करता है और जो स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन है उसकी सेम हो सकती है। जैसे कि कुछ अल्फाज हैं जैसे क्लब, क्लब के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ कंटेक्स्ट में हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लब सबसे पहले यानी एक वो एसोसिएशन जहाँ पर एक कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग हो सकते हैं उनको हम क्लब कह सकते हैं। दूसरा क्लब हम उसको भी कह सकते हैं जो एक हैंड वेपन होगा उसको भी हम क्लब कहते हैं, वो एक हैवी स्टिक होती है और एक वेपन की तरह इस्तेमाल होता है, उसको भी हम क्लब कहते हैं। और उसके बाद क्लब हम जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनको भी हम जो 4 सूट्स होता है, एक कन्वेंशनल पैक होता है कार्ड्स में, प्लेइंग कार्ड्स में, उनको भी हम क्लब कहते हैं। या क्लब इसके अलावा जो है कंबाइन करने को भी हम क्लब कहते हैं। इसके अलावा महारती तासीरात यानी जिसको हम कहते हैं कि जो सेम सेंस रखते होंगे, सेम साउंड रखते होंगे लेकिन फॉर्म भी डिफरेंट होगी, मीनिंग भी डिफरेंट होगा। कुछ इस तरह से वर्ड्स भी अंग्रेजी में देखने को मिलते हैं, उनको हम होमोफोन्स कहते हैं, यानी उनकी जो साउंड है वो सेम होगी लेकिन उनका जो फॉर्म और मीनिंग है वो डिफरेंट होगा। जैसे कि ग्रेट, ग्रेट और ग्रेट, GRATE ग्रेट, GREAT ग्रेट, दोनों का उनकी प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है लेकिन मीनिंग भी डिफरेंट है, स्पेलिंग भी डिफरेंट है। तो इस तरह के वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं इंग्लिश ज़बान में। इसके अलावा फ्लावर, इसमें भी डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं। तो या ब्रेक, ब्रेक भी 2 किस्म के हैं, एक ब्रेक रोकना और दूसरा ब्रेक जो है उसका भी एक डिफरेंट मीनिंग है। या देयर जो है वो डिफरेंट, दोनों मीनिंग उनमें डिफरेंट है, उसमें स्पेलिंग से जो है वो डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है लेकिन उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। आपका शुक्रिया।